कहानी की शुरुआत में हमें यंग लड़का और एक लड़की ट्रेन में कहीं जाते हुए दिखाई देते। ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठे होते हैं। कैमरन एक आर्टिस्ट होता है और अपने सामने बैठी हुई लड़की की स्केच बना रहा होता है। तभी ये औरत अपने सामने रखी हुई चॉकलेट को ओपन करती है जो कैमरन ने वहाँ पे रखी होती है। कैमरन देखता रह जाता है और वो इस चॉकलेट पे अपना हक जताने के लिए इसमें से एक चॉकलेट उठाता है और खा लेता है और ये दोनों मुस्कुराते हुए एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तभी ये औरत नादान सी बनकर एक और चॉकलेट पीस उठाती है और खाती है और फिर कैमरन भी एक और पीस उठाता है और खा लेता है और ये दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। और ऐसी मुलाकात से इन दोनों को एक दूसरे के लिए फीलिंग्स महसूस हुई। इन दोनों के बीच में एक ऐसा कनेक्शन पैदा हुआ जहाँ पे बिना कुछ बोले और बिना कुछ सुने ये एक दूसरे को पसंद करने लग गए। अब जैसे ही कैमरन कुछ बोलने वाला होता है, इस औरत का स्टॉप आ जाता है। ये औरत जल्दी से अपना सामान उठाती है और यहाँ से निकल जाती है। It's all yours. ये औरत कैमरन के किसी भी बात का जवाब नहीं देती, मगर ये कैमरन को मुस्कुराते हुए देख रही होती है। अब कैमरन का भी स्टॉप आ जाता है। तभी कैमरन अपनी अंदर की जेब में हाथ डालता है और वहाँ पे उसे वैसे ही चॉकलेट का पैकेट दिखता है जैसा ये लोग कुछ टाइम पहले खा रहे थे। असल में कैमरन ने अपने लिए भी एक वैसा ही चॉकलेट का पैकेट ले आया था जैसा वो औरत लेके आई थी और कैमरन को लग रहा था कि ये मेरा चॉकलेट है, लेकिन असल में वो उस औरत का चॉकलेट होता है। और कैमरन हंसने लगा कि उसने ये कैसी हरकतें उस लड़की के सामने की होती है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है, वही होके रहता है चाहे वजह कैसी भी हो। और अगले दिन कैमरन की उस औरत से दोबारा से मुलाकात हो जाती है और कैमरन कल रात की गलत फैमिली के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए बहुत उतावला हो रहा होता है। I also purchased the Echo bar. I'm hoping you worked that out by now. Yeah. Yeah. I'd love to see your face when you realized. और गलती मानते हुए कैमरन इस औरत को वो स्केच दे देता है जो वो कल इसी ट्रेन में बैठे हुए बना रहा था। लेकिन अब ये दोनों कुछ और बात करते, ये दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं और इसके बाद कैमरन हैंडशेक करके यहाँ से निकल ही रहा होता है। लेकिन मर्द अगर ऐसी मुलाकात के बाद भी खाली हाथ लौट जाए तो वो एक शर्म होगी और कैमरन ऐसा ही फील कर रहा था। कैमरन अंदर ही से सोच रहा होता है कि मैंने वक्त रहते इससे कॉन्टैक्ट नंबर क्यों नहीं मांगा, लेकिन तभी ये औरत इसे पीछे से आवाज देती है। Hey, Cameron? Here. Oh no, that's for you. Keep it. Give it to me again. Okay. और कैमरन बच्चे की तरह खुश होने लगा और ये खुशी कैमरन की आंखों में साफ दिखाई देती है। और प्यार जो दोनों तरफ से बराबर होता है वो पैशनेट और खूबसूरत दोनों होते हैं और ये दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं होने चाहते थे और दोनों ने आपस में शादी कर ली। और कुछ समय बाद कैमरन की वाइफ अपने पहले बच्चे को जन्म भी देती है। ये छोटी सी फैमिली बहुत खुश होती है और जिंदगी के हर मोमेंट को एंजॉय कर रहे होते हैं। इनके आने वाला कल बहुत रोशन था, लेकिन जिंदगी को कुछ और ही मंजूर होता है। हाल ही में कैमरन को चक्कर आने यानी डिजीनेस महसूस होती है। कैमरन की दुनिया तेजी से बदलने लगती है और उसे अब काम के दौरान और दिन में भी नींद आने लगी है और अंत में कैमरन कंट्रोल नहीं कर पाता और चक्कर आने की वजह से गिर जाता है। कैमरन अपना फुल मेडिकल एग्जामिनेशन करवाता है और रिजल्ट आने से कैमरन को झटका लगता है। कैमरन को एक टर्मिनल इलनेस होती है जिसका कोई भी इलाज नहीं होता और बहुत बार कैमरन ने अपनी बीवी के साथ इस बात को शेयर करने के लिए बोलना भी चाहा और जब भी अल्फाज उसके जुबान पे आते कैमरन उनको बोल नहीं पाता था। और कैमरन को वो बात याद आती है जब उसकी वाइफ छोटे भाई की डेथ हुई थी। अपने भाई के मौत के बाद वो बहुत टूट चुकी थी और कैमरन ने उसको बड़ी मुश्किल से संभाला था। उस सदमे में कैमरन की वाइफ महीनों तक रोती रही और कैमरन की वाइफ ने उस गम से निकलने के लिए अपने आप को 6 महीने के लिए एक कमरे में बंद कर दिया था। और ये बात जानकर कैमरन को ये पूरी तरह से एहसास होने लगा कि अगर मैं अपनी वाइफ को ये खबर दूं तो ये बात उस पे एक पहाड़ बन के टूट सकती है, जिसके बाद वो कभी भी उस गम से बाहर नहीं आ सकता। और कैमरन अपनी इलनेस को राज रखने का फैसला करता है और कैमरन अंदर ही अंदर बहुत उदास रहने लगा। कैमरन अपने डर और मजबूरी को अपने ही अंदर दफन कर लेता है और मजबूरी और अकेलेपन ने कैमरन को अपने अंदर संभाल लिया। और अपने बेटे और पत्नी को अपने सामने हंसते हुए देखकर कैमरन उनकी खुशी छीनना नहीं चाहता था और उदासी और अकेलेपन में रोने भी लगता है। कैमरन जानता था कि उसकी फैमिली
फैमिली की खुशी एक कांच जैसी है और कैमरन इस छोटी सी दुनिया को तबाह नहीं करना चाहता और कैमरन के सामने उसकी दुनिया का पूरा फ्लैशबैक होने लगता है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि मैंने एक बार एक क्लोनिंग सर्विसेज का एडवर्टाइजमेंट देखा था और कैमरन अब सोच में पड़ जाता है कि क्या मैं अपनी फैमिली को अपनी इलनेस के बारे में बताऊं या अपने ही जैसे एक और क्लोन को यानी हमशक्ल को इनकी जिंदगी में अपनी जगह रख लूं। कैमरन अपने जाने के बाद भी अपनी फैमिली को वही खुशी और वही प्यार देना चाहता था जो वो अब उन्हें दे रहा था। तो कैमरन इस फैसले को मंजूर कर लेता है और एक उम्मीद की किरण की राह पे चलते हुए कैमरन उस क्लोनिंग प्रोग्राम के साइंटिस्ट से मिलने के लिए जाता है और इस क्लोनिंग सर्विस में पार्टिसिपेट करता है। जब कैमरन पहली बार अपने ही हमशक्ल को देखता है तो कैमरन चौंका जाता है। उसके सामने पड़ा हुआ ये शख्स हूबहू कैमरन के जैसे लगता था। इसकी हाइट भी कैमरन जितनी होती है, इसकी स्किन का कलर भी कैमरन जैसा होता है और यहाँ तक कि उसकी स्किन पे जो भी लाइंस होती हैं, जो बनावट होती है, वो हूबहू कैमरन जैसी होती है। बस एक मामूली सी फर्क होती है, इस क्लोन के हाथ पे एक एक्स्ट्रा मोल होता है। हालांकि कैमरन ने अपने आप को इस चीज के लिए तैयार कर लिया होता है, लेकिन अपने आप को उस शख्स के सामने खड़ा होते हुए देखकर जो कल कैमरन को अपनी फैमिली में रिप्लेस करने वाला होता है। मतलब कैमरन अपनी खुशी में, अपने परिवार की खुशी में इस इंसान को, इस क्लोन को शामिल करने वाला होता है और ये एक बहुत बड़ी कुर्बानी होती है। और कैमरन इस बात से परेशान भी होने लगता है क्योंकि हकीकत में ये आसान नहीं होता है। कैमरन बहुत डिस्कम्फर्ट होता है और ये साइंटिस्ट उसे शांति से एक दूसरे फीमेल क्लोन को दिखाता है। ये औरत एक मामूली सी ऑफिस वर्कर होती है और साइंस की मेहरबानी से उसे ये भी नहीं पता होता है कि वो एक क्लोन है और ये क्लोन अपनी बेटी के साथ जिस प्यार से बात कर रही होती है उससे कैमरन को एक रिलीफ जैसा मिलता है और कैमरन इन दोनों के प्यार, केयर और ममता को देखकर बहुत हद तक सेटिस्फाई भी हो जाता है और कैमरन के लिए ये मोमेंट्स एक उम्मीद की किरण जैसे होते हैं। और ऐसे रिलेशन को देखकर कैमरन भी अपने परिवार को आपस में खुश रहते देखना चाहता था। अब कैमरन घर वापस आता है और अपनी पत्नी और बेटी को देखकर बहुत ही इमोशनल जैसा होता है। कैमरन इनके सामने बहुत नदामत से मुस्कुराता है और अपने परिवार को ऐसे खुश देखकर और इनके बारे में कुछ गलत सोचने से भी इसके दिल में एक कांटा जैसा चुभता है। कैमरन बहुत इमोशनल होता है क्योंकि उसे अब एक ऐसा फैसला करना होता है जो उसकी जिंदगी का सबसे कठिन और अहम फैसला होता है। कैमरन अपने आप में ही बेबस होता है और वो समझ जाता है कि वो इस तरह से अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकता, लेकिन अपनी ही जगह किसी दूसरे को अपनी खुशियों में शामिल करना भी एक सही फैसला होता है। और कैमरन ये डिसीजन कर लेता है और अपनी पत्नी से कहता है कि मैं कुछ दिन के लिए सफर पे जा रहा हूँ और तुम मेरे बारे में बिल्कुल फिक्रमंद ना रहना, मैं जल्द ही लौट के आऊंगा। लेकिन सच्चाई में कैमरन अपने आप को इन लोगों से जुदा करने का और उस कैमरन को इनकी लाइफ में लाने के लिए जा रहा होता है। लैब पे पहुंचने के बाद मेमोरी ट्रांसफर का प्रोसीजर शुरू हो जाता है। कैमरन की सारी मेमोरी उस क्लोन वाले शख्स में ट्रांसफर की जाती है और हर एक मोमेंट, कैमरन की जिंदगी का हर एक पहलू कैमरन की आंखों में छलकता हुआ दिखाई देता है। कैमरन की सारी यादें उस क्लोन वाले इंसान में बहती रहती है जैसे कि पानी बह रहा हो और जिंदगी की सारी खुशियाँ, सारे मोमेंट्स उस इंसान में ट्रांसफर हो जाते हैं जिनको वक्त के हाथों ने पिरोया था। इस क्लोन को अपनी जिंदगी का एक ऐसा हक देते हुए कैमरन की आंखों में अपनी पत्नी के वो सारे मोमेंट्स, वो पहली मुलाकात, वो फैमिली का प्यार, वो बच्चों के साथ खुशी या अपनी पत्नी के साथ बिताए हुए पल को शेयर करते हुए अपनी जिंदगी का मुश्किल और कठिन फैसला कर लेता है। अब ट्रांसफर कंप्लीट होता है और ये सारे मोमेंट्स, सारी यादें उस क्लोन के डाटाबेस में ट्रांसफर कर दी जाती है। अब जैसे ही ये क्लोन आंखें खोलता है, इसकी पूरी लाइफ कैमरन के मुताबिक बदल जाती है और ये साइंटिस्ट इसे कहता है कि तुम्हें एक रिप्लेसमेंट के तौर पे बनाया गया है और क्लोन ने इस बात का कोई भी बतंगड़ नहीं बनाया। इस क्लोन के अंदर कैमरन की सारी यादों को, सारी जिंदगी को ट्रांसफर कर दिया होता है और ये क्लोन भी कैमरन की जिंदगी और उसकी फैमिली के लिए फीलिंग्स को देखकर, महसूस करके कैमरन के लिए बहुत सैड फील करता है क्योंकि कैमरन ने असल में वो जिंदगी अपनी फैमिली के साथ, अपनी पत्नी के साथ जी होती है जो कि इस क्लोन के अंदर ट्रांसफर कर दी गई है। और इसी टाइम पे कैमरन को अपने बेटे के साथ वीडियो गेम खेलते हुए दिखाया जाता है और ये बहुत खुश भी होते हैं। लेकिन अचानक से कैमरन को दोबारा से चक्कर आने लगता है, लेकिन इससे पहले कि उसका बेटा उसे देख लेता, कैमरन वीडियो कॉल बंद कर देता है और बेहोश हो जाता है। और इस टाइम पे कैमरन को यह एहसास होता है कि उसकी जिंदगी के आखिरी पल बहुत नजदीक है। जब कैमरन अपने क्लोन को पहली बार देखता है तो वो क्लोन बहुत शांति से बैठा होता है, बिल्कुल जैसे मानो कैमरन ही बैठा हो। ये दोनों आपस में कोई बात नहीं करते क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की जिम्मेदारियों को जान गए थे और महसूस कर गए, लेकिन सब कुछ इतनी आसान
आसानी से नहीं हो सकता। पहले इस क्लोन को कैमरन की वाइफ से वीडियो कॉल पे बात करनी होगी और कैमरन की वाइफ वीडियो कॉल उठा लेती है। पहले क्लोन के चेहरे पर थोड़ी नर्वसनेस होती है, लेकिन वो तुरंत से कैमरन को देखकर अपना रोल निभाने लगता है और वो पूरी तरह से इस मोमेंट में तब्दील हो जाता है और वो इतना घुल मिल जाता है कि उसके जहन से क्लोन होने की बात निकल जाती है। क्लोन कैमरन की वाइफ से बहुत आसानी से बात कर रहा होता है और दोनों ऐसे हंस रहे होते हैं जैसे कि पहले से एक दूसरे को जानते हो और कैमरन भी यहीं पे बैठकर ये सब कुछ देख रहा होता है। कैमरन के हाथ सिकुड़ने लगते हैं और कैमरन को अपनी जगह जेलेसी महसूस होने लगती है और ऐसा लग रहा था जैसे कि ये क्लोन कैमरन की जगह लेने वाला हो और ये बात भी कैमरन को अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं मंजूर नहीं थी और कैमरन तुरंत से ये कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है और इस बात से इन दोनों के बीच में बहस शुरू होने लगती है। What did you do? No, like this. You think I like this? Talking to my wife under a spotlight? She's not your wife! इन दोनों के अल्फाज बहुत तेज होते हैं, गुस्से वाले होते हैं और इन दोनों के आपस में झड़प शुरू हो जाती है और इसी लड़ाई के बीच में कैमरन को फिर से चक्कर आने लगते हैं और ये देखकर वो क्लोन पीछे हटने लगता है और क्लोन को अपनी जगह गिल्टी फील होता है और कॉल के समय वो ये बात भूल गया था कि वो सिर्फ एक क्लोन है और इस एक्सपीरियंस से इन दोनों को महसूस होता है कि ये दोनों किस्मत के इस फैसले को इनकार नहीं कर सकते और फिर ये साइंटिस्ट इस क्लोन को समझाती है कि तुम्हारे अंदर सिर्फ कैमरन की यादें नहीं बल्कि उसकी फीलिंग्स, उसकी इमोशंस और उसकी यादें भी मौजूद हैं और उस समय पे तुम कैमरन थे और तुम दोनों में कोई भी फर्क नहीं है। जब कैमरन को होश आया तो क्लोन उसके पास माफी मांगने के लिए चला गया। अंदर से ये दोनों जानते थे कि ये दोनों इस चीज के लिए रेडी नहीं है। वक्त नजदीक आ रहा होता है और आखिरी बार अपनी फैमिली से मिलने के लिए जाता है और जैसे ही वो अपने घर के बाहर पहुंच जाता है और अंदर जा रहा होता है तभी उसकी बीमारी फिर से अटैक करती है और उसे चक्कर आता है और गिरता है और अगर कैमरन की वाइफ को इस बात का पता चल गया तो ये सारा प्लान चौपट हो जाएगा। लेकिन किस्मत से कैमरन को दोबारा होश आ जाता है और वो अपने आप को संभाल लेता है। वो खिड़की से अपनी वाइफ को और अपने बच्चे को देखकर बहुत इमोशनल होता है जो कि बहुत नजदीक होते हैं लेकिन पहुंच से दूर। कैमरन के सामने उसकी वाइफ के विजुअल्स आते हैं और वो इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो समझ जाता है कि वो इस हाल में अपनी फैमिली के सामने नहीं जा सकता और हो सकता है वो उनके सामने इस फैसले को बदल ले जो वो नहीं चाहता था और वो वापस चला आता है। कैमरन का टाइम खत्म हो रहा होता है और खुद को अश्योर करने के लिए उस क्लोन के साथ ज्यादा वक्त बिताने लगता है ताकि वो देख सके कि क्या ये क्लोन मेरी फैमिली के साथ घुल जाएगा, मिल जाएगा जैसे कि मैं उनके साथ होता हूँ। इस क्लोन की हर आदत कैमरन जैसे होती है और उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल कैमरन जैसे ही शांत होती है। इन दोनों की हरकतें भी सेम होती है जैसे कि एक इंसान की एक शीशे में होती है। बस एक ही डिफरेंस होता है कि कैमरन की जिंदगी, उसकी सेहत, उसकी तबीयत जल्दी उसका साथ छोड़ने वाली होती है जबकि क्लोन के पास अपनी पूरी जिंदगी पड़ी होती है। और आखिर में कैमरन का क्लोन उसके घर पर चला जाता है और कैमरन की वाइफ को भी कुछ भी अजीब महसूस नहीं होता है क्योंकि कैमरन का क्लोन बिल्कुल कैमरन जैसे ही होता है, उसी के जैसे रिएक्ट कर रहा होता है और बात भी कर रहा होता है। जब ये एक दूसरे की बाहों में होते हैं तभी यहाँ पर कैमरन का डॉग आके इस क्लोन पे भौंकने लगता है जबकि क्लोन इंसान के आंखों को धोखा दे सकता है लेकिन एक जानवर के आंखों को धोखा नहीं दे सकता। और इसके बाद भी कैमरन की वाइफ को कुछ भी अजीब महसूस नहीं होता और ये दोनों खुश होते हैं, इस मोमेंट को एंजॉय कर रहे होते हैं। जबकि दूसरी तरफ असली कैमरन ये सारी चीजें देख रहा होता है। वो अपनी पत्नी और बच्चे को मुस्कुराते हुए बहुत खुश होता है लेकिन वो अंदर से उदास भी होता है। लेकिन अब वो सिर्फ पीछे बैठकर इन सारी चीजों को देख सकता है जो कि उसके हक में होती है। I couldn't believe you can. I couldn't live. पहले कैमरन को लगा कि उसका क्लोन उसकी फैमिली की जिंदगी में खुशियां लेके आएगा लेकिन धीरे धीरे कैमरन अपने क्लोन के बिहेवियर में कुछ चेंज देखता है। वो हाल ही में अपने ग्लासेस उतारने लगा है जिससे कैमरन अपनी फैमिली को नहीं देख पाता। जब कैमरन डॉक्टर से इस बारे में बात करता है तो वो समझाती है कि हर क्लोन को स्टार्टिंग में ये अपनाने में दिक्कत होती है कि वो सिर्फ एक क्लोन है और ग्लासेस को रिमूव करना उसका ही एक हिस्सा है। लेकिन इससे ये भी मालूम होता है कि ये क्लोन अपने किरदार में, अपने काम में पूरी तरह से इंटीग्रेट हो रहा है और अपनी वाइफ को ऐसे दूर होते हुए देखकर कैमरन समझ जाता है कि अब मुझे भी अपने परिवार से दूरी बनानी होगी और वो इस बात को स्वीकार करता है कि क्लोन जो भी कर रहा है वो ठीक कर रहा है। लेकिन बेचैनी और इस चीज को एक्सेप्ट ना करते हुए कैमरन अंदर ही अंदर से भरने लगा था। लेकिन एक रात कैमरन को सपना आता है कि उसका क्लोन उसकी वाइफ पे हाथ उठाते हुए दिखाई देता है। कैमरन इस सपने से उठ जाता है और बहुत इमोशनल होता है। कैमरन अपनी लैब से भाग जाता है और छुपके
से अपनी फैमिली से मिलने के लिए जाता है। रास्ते में कैमरन को बहुत सी फीलिंग्स का सामना करना पड़ता है। वो इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा होता है कि मेरी जगह कोई दूसरा मेरी खुशियों में शामिल हो रहा है, और वो इस पेन को, इस दर्द को अंदर ही अंदर दबा लेता है। बहरहाल ये अपने घर पहुंच जाता है, लेकिन ये डायरेक्टली अपने बीवी और बच्चों से नहीं मिलता, क्योंकि ये डरता है अगर वो क्लोन और ये अचानक से उनके सामने आ जाए तो ये सारा प्लान चौपट हो जाएगा। कैमरन स्टडी रूम में चला जाता है और वहाँ पे उसे बहुत सारी पेंटिंग्स दिखाई देती है जो कि उस क्लोन ने बनाई होती है, और इनको देखकर कैमरन ये समझ जाता है कि ऐसी पेंटिंग्स वही शख्स बना सकता है जिसका दिमाग शांत और सुशील हो। वो सोफे पे बैठ जाता है और चारों तरफ से इस कमरे को देखने लगता है। उसे लगता है जिस घर को मैंने अपने हाथों से बनाया वो घर, वो खुशियां अब उसकी नहीं होती, लेकिन वो अपनी सच्चाई से नहीं भाग सकता। वो अपना कंप्यूटर ऑन करता है और अपने फैमिली की वीडियोस देखने लगता है, और ये कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो उसने उस लैब में बैठे हुए नहीं देखे होते हैं। वो इन सारी मेमोरीज को देख लेता है और इन सारी खुशियों को भी देख लेता है। कैमरन की सारी परेशानियां, सारी चिंता दूर होने लगती है जब वो अपनी वाइफ और उस क्लोन के बीच में एक कॉन्वर्सेशन को देखने लगता है, और इससे ये चैट प्यार भरी लगती है। और कैमरन को ये लगता है कि ये क्लोन उसकी वाइफ से वैसा ही प्यार करता है जैसे वो किया करता था। लेकिन तभी इस कमरे में वो क्लोन भी आ जाता है। ये दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं, लेकिन अपने क्लोन को शांत देखकर कैमरन बहुत इजी फील करता है, क्योंकि ये क्लोन भी कैमरन के सैक्रिफाइस को पहचान गया था, महसूस कर गया था, और वो ये समझ चुका था और इस बात को अपना चुका था कि मैं चाहे कितना भी पास में रहूं, लेकिन मैं हूं एक क्लोन। और कैमरन जो इस फैमिली का असल हिस्सा रहा है, उसे कैमरन का यहाँ पे होना जायज लगने लगता है। अब ये क्लोन उसको बाहर निकालने के बजाय उसे अपनी फैमिली को आखिरी गुड बाय कहने का मौका भी देता है। लेकिन तभी इनका डॉग इसी कमरे में आ जाता है, और ये एक ही शक्ल के इंसान को देखकर बहुत हैरान होता है। कंफ्यूज होकर वो यहाँ से चला जाता है। अब अपने क्लोन के साथ कपड़े चेंज करने के बाद कैमरन सीधा अपने बेटे के कमरे में चला जाता है। वो अपने बेटे को उठा लेता है और दोनों लिविंग रूम में जाकर कुछ स्नैक्स शेयर करते हैं, और क्लोन यही दूर बैठकर ये सब कुछ देख रहा होता है। उसके दिल में कैमरन के लिए वो अंडरस्टैंडिंग होती है, वो केयर होती है जिसका कैमरन पूरी तरह से हकदार होता है। और इसका बेटा भी अपने बाप के साथ बहुत घुल मिल के बात करने लगता है, बिना ये जाने कि ये उसके फादर की एक आखिरी मुलाकात होती है। कैमरन की खुशी में एक बहुत बड़ा गम छुपा हुआ होता है जो कि हर बार इसके सीने में वार कर रहा होता है। कैमरन अपने बेटे को देखकर बहुत इमोशनल होता है, क्योंकि उसे पता है वो अपने बेटे को बड़ा होते हुए नहीं देख सकता, कामयाबियों की सीढ़ी चढ़ते हुए देख सकता है, ना ही वो उसके अहम फैसलों की खुशी में शरीक हो सकता है। लेकिन कैमरन हालात से बहुत मजबूर होता है और ये गम बर्दाश्त भी कर लेता है। इसके बाद कैमरन का बेटा सो जाता है और कैमरन अपनी बीवी को देखने के लिए चला जाता है। कैमरन उसे जोर से हग भी करता है और उसे वो सारी खुशियां देता है जिसकी वो हकदार है। कैमरन की वाइफ को कुछ अनयूजुअल महसूस होता है, लेकिन वो उसे ये अश्योर करती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैमरन उसे कहता है कि क्या तुम अपनी जिंदगी में खुश हो? तो वो हाँ में अपने सिर को हिला देती है, और इस बात से कैमरन बहुत हल्का महसूस होता है। और बहुत टाइम के बाद कैमरन ने आज दिल से मुस्कुराया होता है। काश कि ये समय यहीं पे रुक जाए। कैमरन के सामने उसकी पूरी जिंदगी फ्लैशबैक होने लगती है कि वो यादें, वो मुलाकात और वो खुशियों के पल साफ साफ छलकने लगते हैं। वो सारी मेमोरीज कैमरन के माइंड में एक साइलेंट फिल्म के जैसे चलने लगती है। कैमरन के लिए अपनी बीवी का प्यार कम हो गया होता है, क्योंकि वो इतने टाइम से उससे दूर रहा, और इस बात से उसे बहुत तकलीफ भी होती है, और वो उसके साथ एंड तक नहीं रह सकता। और वो इस बात से भी खुश होता है कि उसकी वाइफ को अब किसी भी बात पे दुखी नहीं होना पड़ेगा, बल्कि उस क्लोन ने उसकी जगह ही नहीं ली होती है, बल्कि उस शख्स ने इनकी फैमिली के बीच में वो प्यार, वो मोहब्बत, वो केयर बरकरार रखी होती है। अब जाने से पहले कैमरन अपनी रिंग निकालकर अपने क्लोन को देता है, जिस बात का ये मतलब होता है कि वो अपना पूरा भरोसा इस क्लोन के हाथों में देकर जा रहा है। और वो कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो जानता था कि ये क्लोन उसकी फैमिली को मुझसे भी ज्यादा खुश रख सकेगा। और अंत में ये दोनों हैंडशेक करते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। कुछ टाइम के बाद डॉक्टर कैमरन को कहती है क्लोन की रिप्लेसमेंट वाली मेमोरी को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। मतलब कि वो मेमोरी जो कैमरन के साथ रिप्लेस करने की होती है, क्लोन के दिमाग से उस मेमोरी को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। वो पूरी तरह से तुम्हारा ही एक हमशक्ल बन चुका है, जैसे तुम बीमारी से पहले थे। और डॉक्टर इन सारी चीजों को समझा देती है, लेकिन कैमरन के चेहरे पर ये सब सुन के कोई भी खुशी नहीं होती, क्योंकि कैमरन बिल्कुल ऐसा ही चाहता था। अब डॉक्टर कहती है कि मेमोरी डिलीट करने से पहले क्लोन ने कैमरन के लिए एक गिफ्ट रखा होता है, और ये एक रिकॉर्डिंग होती है कैमरन के परिवार की, और उसमें कैमरन की वाइफ कैमरन से कितना प्यार करती है दिखाया गया होता है। Tell me
love me? I love you. No. What are you doing? I'm chopping stuff. For real, B. What? Look me in the eyes and tell me you love me. What are you doing? Just, come on, for real. I need to hear it. Okay. I love you, Cameron Turner. Always have. And always will. कैमरन जानता था कि उसकी वाइफ उससे बहुत ही प्यार करती है और ये एक यूनिक और ना खत्म होने वाली फीलिंग होती है और ये प्यार उससे कोई भी नहीं छीन सकता। अब कुछ समय के बाद एक दूर दराज आइलैंड पर कैमरन का अंतिम संस्कार किया जाता है। कैमरन की मौत एक टूटते हुए तारे की तरह दिखाई जाती है जो दोनों गम और जिम्मेदारियों को बढ़ावा देता है और कैमरन अपने पीछे एक खूबसूरत सा जू छोड़कर चला गया था। कैमरन ने अपनी जगह एक फरिश्ते को अपनी फैमिली के लिए छोड़ के चला गया था, एक ऐसा फरिश्ता जो इसके बाद इसकी फैमिली की केयर और प्यार वैसे ही करे जैसे कैमरन किया करता था। ऐसा कहा जाता है कि एक स्वान यानी कि हंस अपने पार्टनर के मरने से पहले उसके जाने के गम में एक बहुत खूबसूरत सा गाना गाता है और इसीलिए इस फिल्म का नाम भी स्वान सॉन्ग है। और ये गाना लगन, कुर्बानी और एक ऐसा प्यार छोड़ के जाता है जो कि कभी खत्म ना हो। मतलब असल प्यार का मतलब उसकी खुशी के लिए जाने देने का नाम होता है। और ये क्लोनिंग का कॉन्सेप्ट हमारी जिंदगी और उसके अंत को चैलेंज करता है। लेकिन जब आप जिंदगी के दोराहे पे खड़े हो और अपने ही अंदर यहाँ से जाने के फैसले को, मजबूरी को समझ लेते हैं तो हमें इस बात का एहसास होता है कि चुपचाप चले जाने का नाम ही प्यार। क्या हम लोग अपने ही जैसे एक क्लोन को अपनी जिंदगी से जुड़े हुए लोगों के बीच में उस क्लोन को रखेंगे? अपनी जगह किसी और को देखना एक बहुत ही पेनफुल एक्सपीरियंस होता है, चाहे वो खुशी से हो या मजबूरी में। लेकिन प्यार में सब कुछ जायज है। क्या हम उस रिश्ते को कंटिन्यू होने देंगे भले ही हम किसी और को अपनी जगह खड़ा ना कर दे? चाहे आप हो या मैं, किसी को भी ये मंजूर नहीं होगा। अपने पार्टनर, अपनी फैमिली से ऐसे ही प्यार करते रहिए। जिंदगी आने जाने का नाम है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए टाटा।